अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका भरपूर स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। हमारा मौर्य वंश पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस एक चीज जो मैंने आपको कल बताई थी कि मैं स्तूप बता दूंगी, तो जो इंपॉर्टेंट स्तूप है एक बार मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले स्तूप होता है क्या है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे तो उससे क्या हुआ था। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म के रचयिता है गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध की जितनी भी अस्थियां थी, उनके द्वारा प्रयोग करने वाली जो भी वस्तुएं थी, उनको अशोक ने मंगवाया। और उसके बाद उन्हें गड्ढे में दबवाकर मतलब दफनाने के बाद उसके ऊपर एक प्रकार का मकबरा टाइप का बना दिया, यानी कि एक गोल गुंबद टाइप का बना दिया। उसी को क्या कहा जाता है, स्तूप। अब जो ये स्तूप की संरचना है उसके बारे में भी कभी कभी सवाल बन जाता है, बट ज्यादा नहीं बनता है। तो ये जो स्तूप है, स्तूप में सबसे पहले तो ये अंदर जहां पर को भी वो दफनाया जाता है उसके ऊपर एक गुंबद का स्तूप बनाते हैं, लेकिन उसके बाहर भी एक बाउंड्री बनाई जाती है। अब इस बाउंड्री में क्या किया जाता है कि चारों तरफ से घुमा जाता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। मतलब बेसिकली आपने देखा होगा ज्यादातर मंदिर में वगैरह में जो चारों तरफ है उसे घूम घूम कर प्रदक्षिणा की जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार का होता था स्तूप। ये ऊपर से जो है गुंबद के आकार का शेप दिया जाता था, और नीचे अब इसके अंदर जो है यहाँ पर कोई क्या होगी, यहाँ पर या तो गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी जाएंगी, या फिर गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे कि वस्त्र है, उनके खड़ाऊ है, या फिर उनके कोई बाल वगैरह भी मिल जाए, या फिर जो भी वस्तुएं उन्होंने अपने दैनिक जीवन में प्रयोग की थी, उन सबको अलग अलग जगह। ऐसा हुआ था कि अशोक ने एक आदेश पारित किया था और कहा था कि जहां जहां भी गौतम बुद्ध की चीजें हैं, उनकी अस्थि है, वो सब लेकर आए। और उसके बाद अलग अलग शहरों में उनसे बटा दिया। कहीं कंघी दे दी गई, कहीं बाल दे दिए गए, मतलब कुछ ना कुछ छोटी से छोटी चीजें भी दी, और उसके ऊपर क्या है, एक स्तूप के निर्माण किया गया। तो इससे ये स्तूप जो है सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के लिए नहीं, बल्कि बुद्ध के जो शिष्य है बाद में उनके लिए भी प्रयोग किया जाने लगा। तो इसे कहा जाता है स्तूप। स्तूप में ये इस प्रकार की एक संरचना होती थी। जो ये वाली संरचना थी, इस संरचना को कहा जाता था हर्मिका। इसे कहते थे हर्मिका। और ये जो होता था, ये होता था छत्र। और जो ये है, ये जो है इसको आप गोलाकार मुद्रा में एक प्रकार से पूर्ण रूप से इसी को आप स्तूप कहेंगे। और इसके बाहर जो है ये पूरी बाउंड्री लगी होती थी, जो इसको चारों तरफ से घेरी रहती थी। अब इस बाउंड्री के अंदर क्या काम होता था ना, और बीच में एक आपके वो होगा मेन द्वार, मेन गेट होता था। मेन गेट होगा, और उसके बाद जब आप इस गेट से अंदर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद चारों तरफ ऐसा प्रदक्षिणा पथ होता था कि आप इसके चारों तरफ चक्कर लगा सके। और उसके बाद जो होता था, एक मुख्य प्रवेश द्वार होता था। उसके अलावा भी द्वार होते थे। ऐसा नहीं कि एक द्वार यहाँ होगा तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक पीछे साइड में होगा। तो इन द्वारों को भी कुछ ना कुछ नाम दिया जाता था। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है कि छत्र हर्मिका, इसको अंड कहा जाता था, और इस वाले को कहते थे प्रदक्षिणा पथ। ये आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि प्रदक्षिणा पथ का प्रयोग किसमें सर्वाधिक हुआ है, या कौन से धर्म में प्रदक्षिणा पथ की ज्यादा महत्व है। ठीक है। और इन द्वारों को कहा जाता था तोरण द्वार। तोरण द्वार। तो एक बार आप फटाफट से इसकी संरचना बना लीजिए, और साइड में लिखिएगा कौन से दो स्तूप है जो बहुत ज्यादा फेमस है बौद्ध धर्म से, या अशोक ने जो स्तूप बनाए। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। और ये जो सांची का स्तूप है, ये है आपके मध्य प्रदेश में। और दूसरा जो है वो है अमरावती का स्तूप। ये अमरावती का स्तूप जो है ये है आंध्र प्रदेश में। तो एक बार इन दोनों को लिख लीजिए, पूछा जाता है तो ये दोनों लिख लीजिएगा, सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप। और नीचे से लिखना बौद्ध धर्म से संबंधित। सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप और बौद्ध धर्म से संबंधित, और इसे बनाइए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, बना लिया आपने। अब हम लोग चलते हैं उत्तर मौर्य काल की तरफ। मौर्य काल हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। मौर्य वंश के अंतिम शासक 185 में बृहदत्त। बृहदत्त है, वो बृहदत्त की हत्या कर देते हैं। उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ही फिर नए वंश की नींव डालते हैं, जिसके बाद शुरू होता है उत्तर मौर्य वंश। यानी कि मौर्य वंश के बाद ही उत्तर मौर्य वंश होता है, उसमें अलग अलग वंश आते हैं। तो हेडिंग डालेगा उत्तर मौर्य वंश। उत्तर मौर्य वंश में बाहरी आक्रमण भी हुए थे, और अलग अलग शासकों ने यहाँ पर शासन भी किया था। तो पहले हम लोग शासकों के शासन को देखेंगे, वंश के शासन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग को देखेंगे कि कौन कौन से बाहरी आक्रमण इस टाइम पे हुए थे। तो इस टाइम पे जो सबसे पहला उत्तर मौर्य वंश आया था, उसका नाम है शुंग वंश। मैंने अभी बताया था, ये जो शुंग डायनेस्टी है, इसके जो संस्थापक है वो है पुष्यमित्र शुंग। और वो कैसे बने, इन्होंने जो है बृहदत्त की हत्या करी। हत्या करने के बाद अपने वंश की स्थापना करी। तो संस्थापक का नाम लिखिएगा, कौन है, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है ना।
पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, इनका टाइम पीरियड लिखिएगा 185 से, ये शुंग डायनेस्टी का टाइम पीरियड 185 से 73 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। 185 से 73 BC तक का इनका शासन था। अब हम धीरे धीरे जो है ईस्वी के आसपास पहुंचते जा रहे हैं, तो अभी हम 73 BC में पहुंच चुके हैं। अब इनकी जो राजधानी थी, वो राजधानी भी बहुत बार पूछी जा सकती है, तो राजधानी है विदिशा। इनकी राजधानी रही थी विदिशा। अभी तक का राजधानी आपने देखा था कि मौर्यों की राजधानी रही है पाटलिपुत्र, लेकिन यहाँ पर आकर राजधानी चेंज हो जाती है, जो होती है विदिशा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज जो ये शुंग वंश था, ये ब्राह्मण वंश था। वैसे अब तक के जितने भी वंश है वो मैक्सिमम क्षत्रिय वंश थे, जैसे कि जो गुप्त वंश है इसकी बात देखेंगे वो क्षत्रिय नहीं, वो वैश्य वंश का माना जाता है। तो ये किस वर्ण से थे, तो ये थे ब्राह्मण वर्ण। तो लिखिएगा ये ब्राह्मण वंश था, ब्राह्मण वंश। ठीक है। अभी पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहा करते थे। पतंजलि कौन है? इन्होंने 2 फेमस बुकें लिखी हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन थे? दरबार में कौन रहते थे? पतंजलि। और पतंजलि फेमस है अपनी 2 बुकों के लिए। एक तो योग सूत्र, योग सूत्र वो ही जिसके माध्यम से आज बाबा रामदेव सभी को योग वगैरह सिखाते हैं, और ये पतंजलि नाम से आपका ब्रांड भी आपको पता है। तो ये पतंजलि है जिन्होंने योग सूत्र बुक लिखी थी, इसमें योग के बारे में सारी चीजें दी है। एंड सेकेंड है महाभाष्य। सेकेंड बुक का नाम है महाभाष्य। मैंने आपको बताया था कि जो ये महाभाष्य बुक है ये टीका है, किस पर टीका है? अष्टाध्यायी पर ये टीका लिखी गई है। ये मैंने चंद्रगुप्त वाले में पढ़ाया था कि अष्टाध्यायी पर टीका है। क्या ये अष्टाध्यायी पर टीका? ठीक हो गया ना। तो पुष्यमित्र शुंग दरबार में कौन थे? पतंजलि। योग सूत्र महाभाष्य किसने लिखी है? पतंजलि के द्वारा लिखी गई बुक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो ये पुष्यमित्र शुंग था ना, इन्होंने स्वयं को ब्राह्मण वंश स्थापित किया, और ब्राह्मण वंश स्थापित करने के साथ ही ये बहुत ज्यादा नफरत करते थे बौद्ध धर्म से। इसी वजह से इन्होंने लगभग 84,000 से भी ज्यादा बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया था, और जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को भी कटवा दिया था, क्योंकि ये जो है इनका मानना था कि ब्राह्मण वंश को ज्यादा फैलाव दिया है। और आपको पता है कि जब से जैन और बौद्ध धर्म आए थे, ब्राह्मण वंश जो थोड़ा कमजोर होता गया था, तो इसी वजह से ये ब्राह्मण वंश थे, तो ये बौद्ध धर्म से ज्यादा नफरत करते थे। तो लिखना, इस वंश यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने लगभग, ये अभी ये पूरी संख्या तो सही से नहीं पता, लेकिन लगभग 84,000 बौद्ध विहार नष्ट किए। लगभग 84,000 बौद्ध विहार नष्ट किए। एक बार फटाफट ये सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एक ना कालिदास की फेमस बुक है जिसका नाम है मालवी काग्नि मित्रम। अब जो ये मालवी काग्नि मित्रम बुक लिखी थी, ये पुष्यमित्र शुंग के बेटे के ऊपर ही लिखी गई है। उनके मतलब प्रेम कथा है, उसके बारे में लिखा गया है। ऐसा ज्यादा कुछ नहीं पूछता, बस ये है कि मालवी काग्नि मित्रम किसने लिखी और किसके ऊपर लिखी गई है? पुष्यमित्र शुंग के बेटे के ऊपर। तो लिखना कालिदास की मालवी काग्नि मित्रम, कालिदास की मालवी काग्नि मित्रम, कालिदास की मालवी काग्नि मित्रम किसके ऊपर है? पुष्यमित्र शुंग के बेटे के ऊपर। तो ये किसके ऊपर लिखी गई है? मालवी काग्नि मित्रम पुष्यमित्र शुंग के पुत्र के ऊपर ये लिखी गई थी। अब इस वंश का अंतिम शासक कौन है, ये लिखिए। तो अंतिम शासक है देवभूति। अंतिम शासक कौन रहा है? देवभूति। और जिस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम शासक, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या की थी बृहदर, उसी प्रकार इस वंश का अंतिम शासक है देवभूति की भी हत्या कर दी जाती है वासुदेव के द्वारा। तो वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी थी। तो लिखिएगा अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने करी? वासुदेव ने। और एक और चीज कि इस वंश के समय मैंने आपको बताया था कि उत्तर मौर्य काल में बहुत से भारी आक्रमण भी हुए थे। तो शुंग वंश के समय में किसने आक्रमण किए थे, ये जरूर लिख लीजिएगा। तो इस टाइम पे जो आक्रमण हुए थे वो हिंद और यवन आक्रमण हुए थे। तो लिखिएगा इनके काल में
हिंद यमन आक्रमण हुए। कहाँ हुए? भारत में। इनके काल में भारत में हिंद यमन आक्रमण हुए। तो यहीं पर कंप्लीट होता है हमारा पुष्यमित्र शुंग वंश। अब हमें देखना है कण्व वंश। इसको फटाफट लिखिए, फिर मैं मिटा रही। हम लोग चलते हैं कण्व वंश की ओर। कण्व वंश से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ज्यादा कुछ पूछा जाता है, बस 2-3 फैक्ट है वो लिख लेना है। सबसे पहले संस्थापक वही वासुदेव। मैंने बताया था ना, जिस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी, उसी प्रकार वासुदेव ने किसकी हत्या करी थी? भवभूति की, देवभूति की। और देवभूति की हत्या करके कौन से वंश की स्थापना करी? कण्व वंश। तो संस्थापक है वासुदेव। इनकी राजधानी फिर से हो गई थी पाटलिपुत्र, जो कि मौर्य काल में थी राजधानी, वही राजधानी इनके टाइम में पुनः आ गई थी पाटलिपुत्र। और इनका अंतिम शासक, बस इतना ही, ज्यादा और कुछ नहीं आता इस वंश के लिए। अंतिम शासक है सुशर्मा। सुशर्मा सुशर्मा को क्या माना जाता है? अंतिम शासक। ये फटाफट आप लिखिए कण्व वंश। फिर हमारा जो इंपॉर्टेंट वंश है वो है सातवाहन वंश। अब जो हमारा आखिरी वंश चलता है वो है सातवाहन वंश। अब ये जो सातवाहन वंश है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने भारत की स्थिति देखी होगी, अभी तक जितने भी शासक आए इन्होंने उत्तर भारत में अपने अधिकार जमाया था, लेकिन सातवाहन वंश ऐसा था जिसने मध्य और दक्षिण भारत में अपना अधिकार को स्थापित किया था। लगभग जो ये वाला क्षेत्र है आप देखेंगे, जो महाराष्ट्र से इधर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है ये सातवाहन वंश फैला हुआ था। इसी वजह से इन्हें दक्षिण का राजा भी कहा जाता है, या दक्षिणा पथ के स्वामी भी इनको कहा जाता है। दक्षिणा पथ इसलिए क्योंकि इधर से दक्षिण का रास्ता शुरू होता है और यहाँ पर कोई इन लोगों का अधिकार था। तो यहाँ से जितने भी व्यक्ति व्यापार करने के लिए जाते थे तो ये उनसे टैक्स लेता था। तो इस वजह से भी सातवाहन वंश बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, मतलब इनको बहुत ज्यादा टैक्स का कलेक्शन होता था। तो यहाँ से दक्षिण पथ के स्वामी कहा जाते थे, ठीक है ना। तो अब लिखिए सातवाहन वंश। अगर अब हम इनके टाइम पीरियड की बात करें ना, तो ऐसा इनको कोई फिक्स टाइम पीरियड इस टाइम में नहीं बताया गया। लगभग लगभग माना जाता है कि आखिरी 30वीं ईस्वी पूर्व, लास्ट 3rd BC से लेकर लगभग अर्ली 2nd AD तक का ये रहे थे। मतलब लगभग 250 से 300 वर्ष का इनका शासन। तो इनका टाइम पीरियड ज्यादा फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ ये ईस्वी पूर्व और ईस्वी दोनों ही टाइम पीरियड में ये थे। तो लगभग माना जाता है कि तीसरी ईस्वी पूर्व से 2री सदी तक, 2री सदी। तो इनका, अगर इनके पहले सबसे पहले राजधानी, अच्छा संस्थापक लिखिए। संस्थापक कौन है? संस्थापक का नाम है सिमुक। अब इनकी राजधानी लिखिए। राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक का जितने भी राजा थे उनकी राजधानी उत्तर भारत में थी, लेकिन ये ऐसे राजा है जिनकी राजधानी दक्षिण भारत में रही है। तो इनकी राजधानी है पैठन। पैठन या प्रतिष्ठान, दो नाम दिए जाते हैं, पैठन या प्रतिष्ठान, जो कि है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में इनकी राजधानी थी। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता था? दक्षिणा पथ के स्वामी, ये दक्षिण पथ के स्वामी। तो ये लिखेगा कि सातवाहन 3री से 2री सदी तक के थे। संस्थापक है सिमुक, राजधानी इनकी पैठन या प्रतिष्ठान। राजधानी को खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और संस्थापक, क्योंकि सातवाहन वंश से स्पेशली पूछा जाता है, क्योंकि दक्षिण में शासन करने वाले व्यक्ति है, या फिर मध्य और दक्षिण भारत में, ठीक है। और इनकी दक्षिणा पथ के स्वामी कहा जाता था। अब इनका जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला महान शासक आता है, उसका नाम लिखिएगा। प्रथम महान शासक, पहले महान शासक का नाम है गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी का मतलब है जो वो शासक है, शासक का नाम है शातकर्णी। अब ये जो गौतमी पुत्र है ना, ये ऐसा एक साम्राज्य माना जाता है। इस वजह से भी यहाँ से सवाल बनते हैं कि माना जाता है कि एकलौता एंशियंट हिस्ट्री में एक ऐसा वंश था जो माँ के नाम पर चलता था, माता के नाम पर। आपने देखा अभी तक जितने भी वंश चले हैं वो पिता के नाम पर ही चले हैं, लेकिन ये वंश माता के नाम पर चलता था। इसलिए जो शासक है अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। तो ये जो गौतमी है, गौतमी शातकर्णी की माता है, तभी लिखा है गौतमी पुत्र शातकर्णी, यानी कि गौतमी का बेटा शातकर्णी। तो ये जितने भी इस वंश में शासक हुए सब ने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया है। पर एक चीज ध्यान देनी है, भले ही माता को यहाँ बहुत ज्यादा अधिकार थे, माता के नाम पर वंश चलता था, लेकिन जो उत्तराधिकारी है, उत्तराधिकारी बेटे के बाप के बाद बेटा ही बनता था।
यानी कि कोई भी महिला शासिका नहीं होती थी। महिला जो माँ है, माँ का नाम यूज होता था, लेकिन जो उत्तराधिकारी पुरुष ही बनता था, यानी कि पिता के बाद उसका पुत्र, फिर पुत्र के बाद उसका पुत्र। ठीक है ना। तो ये लिखेगा, अब लिखेगा पहला मात्र गौतमी पुत्र शातकर्णी, अब लिखेगा कि ये वंश मातृ सत्तात्मक प्रणाली पर आधारित था। चलिए रुकिए, ठीक है, इतना लिखा। अब एक चीज लिखनी है कि इस टाइम में ना एक बहुत ज्यादा फेमस एक अभिलेख है, वो बहुत ज्यादा चर्चित रहा है, जो कि इनकी माता ने लिखा था, बलश्री ने। तो लिखिएगा शातकर्णी की माता का नाम लिखो पूरा, ऐसा लिखना है, शातकर्णी की माँ बलश्री गौतमी, पूरा नाम है बलश्री गौतमी। शातकर्णी की माँ बलश्री गौतमी। मैं एक बार ये ऊपर वाला मिटा रही हूँ, ठीक है, ऊपर लिखिए, इतना लिख लिया था हमने नीचे की। शातकर्णी की माँ बलश्री गौतमी का प्रसिद्ध अभिलेख, नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में क्या बताती है कि जो इनका पुत्र है वो दक्षिणापथ का स्वामी बताती है, या फिर मतलब इसी में बताया गया कि बलश्री गौतमी का जो सबसे महान शासक इस वंश का था वो था सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आखिरी महान शासक था, आखिरी शासक नहीं, आखिरी महान शासक। देखो तीन होते, एक जो स्थापना करता है, दूसरा जो वास्तविक संस्थापक होता है, एक स्थापना जो नॉर्मली स्थापना कर गया। वास्तविक संस्थापक उसे कहते हैं जो अपने साम्राज्य को फैलाएगा, अपने साम्राज्य में बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा बनाएगा, तो उसे कहते हैं वास्तविक संस्थापक। एक होता है महान शासक। महान शासक वो होता है जो सिर्फ अपने साम्राज्य को फैलावा ही नहीं करता है, बल्कि उसके अलावा जो न्याय के लिए भी प्रेमी, जो न्याय के लिए भी जाना जाएगा, अपने सांस्कृतिक कार्यों के लिए जाना जाएगा, अनेक अनेक कार्यों के लिए जाना जाएगा, उसे भी कहते हैं। तो अंतिम प्रसिद्ध शासक लिखो, अंतिम प्रसिद्ध शासक। तो अंतिम प्रसिद्ध शासक का नाम है यज्ञ श्री सातकर्णी। तो ये जो यज्ञ श्री सातकर्णी है, ये कौन है? इनके माता के नाम पर भी क्या है इनका नाम। जब हम आखिरी शासक की बात करते हैं तो अंतिम शासक, वो अंतिम महान शासक था, इसमें अंतिम शासक है पुलुमावी फोर्थ। ठीक है, पुलुमावी फोर्थ क्या है? इनका अंतिम शासक रहा है। और इनका समाज लिखिएगा मातृ सत्तात्मक, समाज था मातृ सत्तात्मक। अब इन्होंने ना एक चीज के लिए और जाना जाता है, इन्होंने भारत में जो भूदान की प्रथा उसको शुरुआत की थी। इससे पहले तक भूदान प्रथा जैसे नहीं चलती थी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े लेवल में ब्राह्मणों को, लोगों को भूमि दान दी थी, तो इनके काल में भूदान प्रथा सर्वाधिक हुआ। तो लिखना भूदान प्रथा की शुरुआत करी, भूदान प्रथा की शुरुआत की। इनके काल में शुरुआत हुई थी, और बहुत बड़े लेवल में जो भूमि दान दिया गया था वो दिया था गुप्त काल में। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों यहीं पर कंप्लीट होता है उत्तर मौर्य काल। अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं है, अब हमें देखना है इस काल में कौन कौन से आक्रमण हुए थे, वो हमें देखना है। जैसे हिंद, यमन, उसके अलावा कुषाण वंश का भी इस टाइम में आक्रमण हुआ था, तो कुषाण वंश, ये सब कुछ हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, और इसी संडे या फिर मैं कोशिश करूंगी कि जल्द ही मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर की एक लाइव क्वेश्चन आंसर की लाइव क्लास लेकर आऊंगी। मैं जिस भी दिन लेकर आऊंगी मैं आपको बता दूंगी। तो वो जो लाइव क्लास होगी उसके लिए आपको पहले से रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है। हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें। मैक्सिमम मैं 1-2 दिन बाद ही लेकर भी आ सकती हूँ, तो देखते हैं कब तक लाते हैं, मैं आपको टाइम बता दूंगी। बाकी आपको इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।